Welcome. In this session, we will talk about pneumonia, the infection of lung parenchyma. Now, what is the meaning of lung parenchyma and its infection is, if we see the structure of the alveoli, here you can see the alveoli. Alveoli they are going to be found in clusters. और ये जो alveoli के आसपास वाला एरिया होता है, in between the alveoli and around the alveoli, this is referred as the interstitium. This yellow color one highlighted, this is interstitium. If there is an infection of alveoli or interstitium or both, that is referred as pneumonia. अगर pneumonia होगा तो infection होगा, और infection होगा तो there is going to be accumulation of the exudate. It may be inside the alveoli or may be outside the alveoli. Depend करेगा etiology क्या है उसके बेसिस पे. बट बात ये है कि न्यूमोनिया का मतलब होता है इन्फेक्शन होना लंग पेरेनकाइमा का. लंग पेरेनकाइमा मीन्स एल्वियोलाई, अराउंड द एल्वियोलाई जो इंटरस्टिशियम है, इन सब का किसी का इन्फेक्शन होना. अब पहली बात ये होती है कि वहां तक इन्फेक्शन पहुंचेगा कहाँ से. तो या तो इन्फेक्शन क्या होता है कि पेशेंट जब कम्युनिटी में रह रहा होता है तभी वहां पहुंच जाता है, या फिर पेशेंट हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लंग्स तक पहुंच सकते हैं. तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया, तो ऐसा नहीं कि अभी का अभी न्यूमोनिया का सिम्टम आ जाएगा. न्यूमोनिया का सिम्टम आने में कम से कम 48 आवर्स लगते हैं. तो उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बनाया कि मान लीजिए एक पेशेंट है, वो कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं और उसको न्यूमोनिया हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है. इनफैक्ट एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर गया, हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया था या एडमिट खुद हुआ था किसी दूसरे कारण से, और जाते ही उसको पहले दिन ही न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया के सिम्टम आ गए. मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म उसको हॉस्पिटल से नहीं मिला है, वो बाहर से लेके आया है, क्योंकि सिम्टम तो 48 आवर्स के बाद में ही डेवलप होते हैं. तो ऑर्गेनिज्म जो था वो मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर जाने के, एडमिट होने के 24 आवर्स के बाद में पेशेंट को न्यूमोनिया का सिम्टम आया. मतलब उसको इन्फेक्शन तो 48 आवर्स पहले हो गया था कहीं ना कहीं मिनिमम, मतलब वो कम्युनिटी से लेके आया था. तो पॉइंट ये है कि पेशेंट को अगर न्यूमोनिया कम्युनिटी में रहते रहते हो जाए, या इनफैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी होता है, लेकिन विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अगर न्यूमोनिया हो जाता है कम्युनिटी में रहते रहते, या विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर न्यूमोनिया होगा, दिस इज रेफर्ड एज कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया. और कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. इसी तरीके से अगर पेशेंट जब हॉस्पिटल आया था कोई न्यूमोनिया के सिम्टम नहीं थे, किसी दूसरे कारण से उसको एडमिट किया था, लेट्स से डायबिटीज के लिए एडमिट किया था, उस टाइम तो न्यूमोनिया के सिम्टम नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर्स के बाद में अगर न्यूमोनिया के सिम्टम आते हैं, न्यूमोनिया सिम्टम्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया. और हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्टेफ ऑरियस. राइट. सो बेसिकली दो टाइप के न्यूमोनिया हो गए. इटियोलॉजी कहाँ से, उसके बेसिस पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, कम्युनिटी एक्वायर्ड. अब कभी कभी क्या होता है कि हमने पेशेंट को मान लीजिए वेंटिलेटर पे लिया था किसी कारण से, लेट्स से पेशेंट को गुलियन बारे सिंड्रोम था, रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रहे थे, तो हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया. जब उसको वेंटिलेटर पे एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन किया, तब उसको कोई न्यूमोनिया नहीं था. इनफैक्ट मान लीजिए इस पॉइंट पे इंट्यूबेशन हुआ है, इस पॉइंट पे 0 आवर पे इंट्यूबेशन हुआ है, पेशेंट वेंटिलेटर पे, 24 आवर्स में कोई न्यूमोनिया नहीं है, 48 आवर्स तक कोई न्यूमोनिया नहीं था, लेकिन इंट्यूबेशन करने के 48 आवर्स के बाद में न्यूमोनिया डेवलप हुआ है. मतलब कि ये न्यूमोनिया पेशेंट को वेंटिलेटर मशीन से आया है. कितनी बार वेंटिलेटर मशीन की जो ट्यूबिंग्स होती है वो कंटामिनेटेड होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते टाइम सेप्टिक प्रिकॉशन नहीं रखते, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है. तो अगर इफ द पेशेंट इज डेवलपिंग न्यूमोनिया आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के 48 आवर्स के बाद में न्यूमोनिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया. This ventilator associated pneumonia is commonly referred as VAP. The most common cause is Pseudomonas. So अब हमारे पास में 3 सिचुएशन हो गई, डिपेंडिंग कि न्यूमोनिया का ऑर्गेनिज्म अंदर कहाँ से गया, कम्युनिटी के थ्रू एक्वायर हुआ है, हॉस्पिटल से एक्वायर हुआ है, या वेंटिलेटर से एक्वायर हुआ है. The second classification that we have of pneumonia, that is based on structure to be involved in pneumonia. कौन सा लंग का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ है.
अगर मान लीजिए न्यूमोनिया कुछ इस तरीके से होता है कि पूरे लंग के एक पर्टिकुलर लोब के अंदर एक्सुडेट इकट्ठा हो जाता है, एक एंटायर लोब इन्वॉल्व हो जाता है। अगर पूरा लोब इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लोबार न्यूमोनिया। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ तो अंदर व्हाट वी विल फाइंड इज कि इस पेशेंट का जो एल्वियोलाई है उसके अंदर इस एरिया के एल्वियोलाई के अंदर पूरा इस तरीके से एक्सुडेट भर गया। दिस इज कॉल्ड एज द लोबार न्यूमोनिया। अगर मैं आपको यहाँ पे एक हैंडमेड डायग्राम में बताने की समझाने की कोशिश करूँ, हियर इज द एल्वियोलाई, तो इसमें लोबार न्यूमोनिया वाले पेशेंट में कुछ इस तरीके से यू विल बी एबल टू सी दैट कि एंटायर एल्वियोलाई के अंदर पूरा इस तरीके से एक्सुडेट भर गया। हमें पता है कि एक्सुडेट इज अ फ्लूइड एंड फ्लूइड जो होता है, एक्सुडेटिव फ्लूइड जो होता है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक इन कलर ऑन एक्सरे। जितने भी फ्लूइड होते हैं वो एक्सरे पे ब्लैक कलर के दिखते हैं। सो दिस सॉरी व्हाइट कलर के दिखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाइट कलर। एयर जो होता है वो ब्लैक होता है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में एयर इज ब्लैक एंड फ्लूइड इज व्हाइट। सो हियर यू कैन सी, अगर इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, इस पर्टिकुलर पेशेंट का, यू विल बी एबल टू सी अ कंप्लीट व्हाइट पैच हियर। दिस इज सजेस्टिव ऑफ लोबार न्यूमोनिया। अब लोबार न्यूमोनिया में हमें ये देखना होता है कि कौन से लोब के अंदर न्यूमोनिया हो रहा है। लोअर लोब में हो रहा है, अपर लोब में हो रहा है, मिडिल लोब में हो रहा है। तो अगर लोअर लोब में लोबार न्यूमोनिया हो रहा है, लोअर लोब में, मिडिल लोब में, देन मोस्ट लाइकली इट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है लोबार न्यूमोनिया कराता है। अपर लोब के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करा सकते हैं एंड वन ऑफ देम इज क्लेब्सिएला। क्लेब्सिएला अपर लोब में कराता है। और ये जो क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन होता है जनरली सीन विद एसोसिएट जनरली सीन इन एल्कोहलिक्स। जो लोग क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपर लोब में होता है, मिडिल लोब में भी हो सकता है, बट जनरली अपर लोब। तो आप देखो, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, जब आप क्लब जाते हो और अल्कोहल लेते हो तो आप हाई हो जाते हो, अपर लेवल पे चले जाते हो। क्लब गए, अल्कोहल पिया, हाई लेवल पे चले गए, राइट। क्लेब्सिएला, अल्कोहलिक्स एंड द अपर लोब। ये जो क्लेब्सिएला न्यूमोनिया होता है, दिस इज आल्सो रेफर्ड एज द फ्राइडलैंडर्स न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया में हमें दो रेडियोलॉजिकल साइंस भी देखने को मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू रेडियोलॉजिकल साइंस। These are the two questions from radiology actually. One is called as air bronchogram. Air bronchogram. What is air bronchogram is, normally हमें पता है एयर जो होता है एक्सरे में ब्लैक दिखता है और फ्लूइड वाइट दिखता है। अगर मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको लोबार न्यूमोनिया हुआ है, आपने उसका सीटी स्कैन किया, हियर यू कैन सी ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द पैच ऑफ द न्यूमोनिया, द पैच ऑफ द न्यूमोनिया। बट उसके अंदर आपको ब्लैक कलर का ये रेस्पिरेटरी ट्री दिख रहा है थोड़ा सा, हियर यू कैन सी ये ब्लैक ब्लैक कलर में आपको एक पूरा रेस्पिरेटरी ट्री का एक पार्ट दिख रहा है। दिस इज रेफर्ड एज एयर ब्रोंकोग्राम, कि ब्रोंकोग्राम दिख रहे हैं हमें, एयर दिख रही है, उसके अंदर ब्लैक कलर की एयर दिख रही है, दिस इज एयर ब्रोंकोग्राम। सो एयर ब्रोंकोग्राम इज अ फीचर ऑफ लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया में हमें एक और साइन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज शिल आउट साइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिल आउट साइन इज, नॉर्मली हम चेस्ट एक्सरे में बहुत क्लियरली ये बता सकते हैं कहाँ पे लंग्स खत्म हुए और कहाँ से हार्ट बॉर्डर्स चालू हो रहे। अगर मैं आपको इस एक्सरे में बोलता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कहाँ है, राइट हार्ट बॉर्डर कहाँ है, तो आप बहुत आराम से बता दोगे लेफ्ट हार्ट बॉर्डर तो कुछ इस तरीके से कि हार्ट कहाँ पे खत्म हुआ है और लंग्स कहाँ से चालू हो रहे हैं। बट राइट साइड में आपको अगर मैं बोलता हूँ राइट हार्ट बॉर्डर बताओ, तो आप यहाँ तक तो बता दोगे, लेकिन इसके बाद पता नहीं लग रहा है यार कहाँ पे लंग खत्म हो रहे हैं, कहाँ से हार्ट चालू हो रहा है। यू आर अनेबल टू मेक द हार्ट बॉर्डर्स। इफ यू आर अनेबल टू मेक द हार्ट बॉर्डर्स, दिस इज कॉल्ड एज शिल आउट साइन। If you are unable to mark out the heart borders, called as chill out sign. Now we have to see that whether you are able to having this chill out sign on the right side or left side. अगर राइट साइड में आपको chill out sign आ रहा है, it is suggestive of right middle lobe lobar pneumonia. Right middle lobe lobar pneumonia. तो राइट साइड में आपको chill out sign देखने को मिलेगा. You will be unable to mark out the heart borders on the right side. Left side का chill out sign, it is seen in left lingular lobe lobar pneumonia. अगर लेफ्ट लिंगुलर लोब में लोबार न्यूमोनिया होगा
तो वी विल हैव द लेफ्ट साइड का चिल आउट साइन. सो हियर यू कैन सी दिस इज द राइट चिल आउट साइन दैट यू कैन सी. राइट साइड में चिल आउट साइन दिख रहा है. राइट साइड में आप हार्ड बॉर्डर मार्कआउट नहीं कर पा रहे हो. दिस इज राइट चिल आउट. एंड दिस राइट चिल आउट, अगर ये वाला न्यूमोनिया आप देखो, इट इज हैविंग अ राउंड ओपेसिटी दिख रही है. दिस इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड न्यूमोनिया. और ये राउंड न्यूमोनिया होता है जनरली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से. सो यहीं पे हम ऊपर लिख लेते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का जो न्यूमोनिया होता है दैट इज बेसिकली इज द राउंड न्यूमोनिया, also referred as the round pneumonia. So we are discussing the types of pneumonia based on the basis of the structure involved. अगर एक पूरा लोब इन्वॉल्व हो जाता है न्यूमोनिया में, दैट इज लोबार न्यूमोनिया. लोबार न्यूमोनिया के अंदर रेडियोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, दो साइन देखने को मिलते हैं, एयर ब्रोंकोग्राम एंड चिल आउट साइन. चिल आउट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. चिल आउट साइन की मतलब कि आप हार्ट बॉर्डर्स नहीं पता कर पा रहे हो, आपको राइट साइड का हार्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा है या लेफ्ट साइड का हार्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा है. अगर राइट साइड का हार्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इट इज सजेस्टिव कि राइट मिडिल लोब में लोबार न्यूमोनिया. लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, मतलब लेफ्ट लिंगुलर लोब में न्यूमोनिया. Then we have the second type of pneumonia based on the structure involved, that is interstitial pneumonia. हमने बात की थी कि एल्वियोलाई के आसपास का जो एरिया होता है दैट इज रेफर्ड एज इंटरस्टिशियम. अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए और यहाँ पे एक्सुडेट बन जाए, दिस इज रेफर्ड एज द इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. अगर मैं आपको इस हैंडमेड डायग्राम के अंदर बना के बताऊं तो एल्वियोलाई के अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल्वियोलाई के बाहर इंटरस्टिशियम एरिया में बहुत सारा एक्सुडेट इकट्ठा हो गया. दिस इज रेफर्ड एज इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. अब अगर आप इसका एक्सरे करोगे, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर तो अभी भी एयर है, तो आपको ब्लैक कलर दिखेगा एयर का, तो और बाहर जो है वो एक्सुडेट इकट्ठा हो गया है. एक्सुडेट इज अ फ्लूइड, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाइट इन नेचर. तो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया में क्या होता है, हमें मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है. प्लस ये जो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होते हैं जनरली दे आर गोइंग टू बी बाइलेटरल होते हैं. तो दोनों साइड के लंग फील्ड के अंदर आपको मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलेगी, थोड़ा सा हेजीनेस देखने को मिलेगा. अगर आप इस एक्सरे में देखोगे यू विल बी एबल टू सी मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर. ऐसा नहीं कि पूरा एकदम कंप्लीट व्हाइट है या पूरा कंप्लीट ब्लैक है, मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, थोड़ा सा हेजीनेस आ रहा है. दिस इज सजेस्टिव ऑफ इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. इट्स अ बाइलेटरल न्यूमोनिया. Generally, when it comes to the etiology of interstitial pneumonia, it can be mycoplasma, it can be the viral pneumonias, such as COVID. So, mycoplasma, viral pneumonias, they will have this interstitial pneumonia pattern. Then comes the third one, that is called as bronchopneumonia. ब्रोंकोन्यूमोनिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंकोन्यूमोनिया? एक तो इसके नाम में थोड़ी सी हिंट मिल रहा है कि इसके अंदर जो एक्सुडेट होगा वो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर भी होगा, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, सेगमेंटल ब्रोंकल्स उसके अंदर भी होगा. और क्योंकि न्यूमोनिया है तो थोड़ा सा एक्सुडेट एल्वियोलाई के आसपास या उसके अंदर भी होगा. सो हियर यू कैन सी थोड़ा थोड़ा एक्सुडेट यहाँ पे है, थोड़ा सा ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी है. सो इफ यू सी हियर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. पैची इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग जगह पे, राइट, कहीं कहीं पे, कहीं रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर, कहीं कहीं पे. This is the patchy involvement that you are going to see in the bronchopneumonia, and one of the common etiology that leads to bronchopneumonia is Staph aureus. हमें पता है कि स्टैफ ओरियस जो होता है तो ये तो रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक, स्टैफ ओरियस एंटीबायोटिक से बहुत रेजिस्टेंट होता है, तो कभी कभी इट कैन लीड टू लंग एब्सेस. लंग एब्सेस भी करवा सकता है. इफ यू सी द हैंडमेड डायग्राम में अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा. तो यू कैन सी मल्टीपल डिफरेंट एरियाज में आपको वाइट पैचेस दिखेंगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग साइज. दैट इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रोंकोन्यूमोनिया. और ब्रोंकोन्यूमोनिया में हमें एयर ब्रोंकोग्राम्स नहीं देखने को मिलते. एयर ब्रोंकोग्राम्स हमें केवल और केवल लोबार न्यूमोनिया में देखने को मिलते हैं. तो अगर आपसे पूछे एयर ब्रोंकोग्राम कहाँ नहीं मिलते, ब्रोंकोन्यूमोनिया में नहीं मिलते. और ब्रोंकोन्यूमोनिया जनरली किसकी वजह से होता है? स्टैफ ओरियस की वजह से होता है. सो एयर ब्रोंकोग्राम इज नॉट सीन इन स्टैफ ओरियस इन्फेक्शन. So this is the second classification of the pneumonia based on the structure. सबसे पहले हमने बात की लोबार न्यूमोनिया की, जिसके अंदर पूरा लोब इन्वॉल्व हुआ था. फिर हमने बात की इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया की, और थर्ड इज द ब्रोंकोन्यूमोनिया. वैसे
इन तीनों में नाम में ही पता लग रहा है, लोबार में लोब इन्वॉल्व हुआ है, इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियम एंड ब्रोंकोन्यूमोनिया में ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए। देन एक और क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर। बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर न्यूमोनिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टिपिकल न्यूमोनिया एंड एटिपिकल न्यूमोनिया। पहले हम टिपिकल न्यूमोनिया की बात करते हैं। टिपिकल न्यूमोनिया में क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी एक्यूट ऑनसेट, एकदम से सिम्टम आएंगे, सडन ऑनसेट होगा। देयर इज गोइंग टू बी हाई ग्रेड ऑफ फीवर, कफ विद स्पुटम, that is going to be there. This is typical pneumonia, and generally it is caused by Streptococcus pneumoniae. तो टिपिकल निमोनिया में पेशेंट को बहुत तेज फीवर आता है, फीवर विद चिल्स होता है, कफ विद स्पुटम होगा और एक्यूट ऑनसेट होगा। जबकि एटिपिकल न्यूमोनिया में क्या होता है, पेशेंट को एक तो इंसीडियस ऑनसेट होता है, इंसीडियस मतलब कि स्लो ऑनसेट होता है, एकदम से सिम्टम नहीं आते, धीरे धीरे सिम्टम आ रहे होते हैं। इस पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होगा, इसको ड्राई कफ होता है, कैन हैव मायालजिया, मसल पेन, फटीग, ये सब होगा। एटिपिकल न्यूमोनिया जनरली देखने को मिलता है, द ईटियोलॉजी कैन बी माइकोप्लाज्मा, इट कैन बी वायरल न्यूमोनियाज सच एज कोविड। आपने कोविड में भी देखा होगा पेशेंट को कफ विद स्पुटम नहीं हो रहा था, देयर वाज मेनली ड्राई कफ दैट वाज हैपनिंग। इनफैक्ट ये जो माइकोप्लाज्मा वाला न्यूमोनिया का पेशेंट होता है ना, ये तो हम ये बोल रहे हैं कि इनको एक तो लो ग्रेड फीवर आता है और ड्राई कफ आता है, इनको केवल एक ही मेन प्रॉब्लम हो रही थी, थकान बहुत आती है। कोविड में भी ऐसे ही हो रहा था, थकान बहुत लग रही थी। तो ये जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया वाले पेशेंट होते हैं, ये खुद से चल के हॉस्पिटल तक आते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन आप टिपिकल न्यूमोनिया वाला पेशेंट देखोगे ना, उसको तो हाई ग्रेड ऑफ फीवर विद चिल्स है, कफ विद स्पुटम है, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो खुद से नहीं आएगा चल के, उसको लेके आना पड़ेगा। बट ये एटिपिकल वाला तो घूमता फिरता रहेगा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा वाला न्यूमोनिया होता है, क्योंकि ये एटिपिकल होता है, ये बहुत माइल्ड है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग न्यूमोनिया। वॉकिंग न्यूमोनिया, इट इज माइकोप्लाज्मा। तो हमने न्यूमोनिया के 3 क्लासिफिकेशन पढ़े। एक बार मैं तीनों को वापस से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा बेस्ड ऑन द ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के बेसिस पे मैंने बोला कि न्यूमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है, या वेंटिलेटर एसोसिएटेड हो सकता है। इनके मोस्ट कॉमन कॉज जो हमने लिखे थे, कम्युनिटी एक्वायर्ड जनरली होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड था स्टैफ ऑरियस, एंड वेंटिलेटर इज सुडोमोनास कॉमनली। देन हमने न्यूमोनिया को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि न्यूमोनिया की वजह से लंग्स में कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ है, और अगेन हमने इसको 3 में डिवाइड किया था। कैन यू टेल मी द 3 नेम्स? यस, इट इज लोबार न्यूमोनिया, it can be interstitial pneumonia, or it can be bronchopneumonia. लोबार न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज लिखा था हमने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कैन बी बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा or maybe viral pneumonias, and bronchopneumonia is caused by Staph aureus. This is the second classification. Third classification जो हमने डिस्कस किया था, that was based on the clinical features. Based on clinical features, there are two types: typical and atypical. Typical pneumonia था, it was caused by a high grade of fever, cough with sputum था, it is seen with Streptococcus pneumoniae. And atypical, it can be seen with mycoplasma, viral pneumonias, chlamydia. These are the atypical pneumonias. So ये अभी तक हमने डिस्कस किया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये न्यूमोनिया के अलग अलग क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन द ईटियोलॉजी, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व एंड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स। अब जब भी न्यूमोनिया की बात होती है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में
हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता करनी होती है कि पेशेंट को ईटियोलॉजी क्या है। ईटियोलॉजी के बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। तो ईटियोलॉजी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू न्यूमोनिया। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे हिंट लिखे जाते हैं कि पेशेंट को ये एक्सपोजर भी था साथ में, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ईटियोलॉजी दैट इज देयर। सो देयर इज सम स्पेसिफिक रिलेशन, इफ स्पेसिफिकल ईटियोलॉजिकल रिलेशंस आर देयर इन न्यूमोनिया। मान लीजिए वो बोलते हैं कि पेशेंट है, उसको बहुत डेंटल केरीज है। अगर पुअर डेंटल हाइजीन है ना, अच्छे से डेंटल हाइजीन नहीं है, तो हमारे कैविटीज के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो एस्पिरेट हो सकते हैं ट्रेकिया के अंदर, एंड दे कैन गो टू द लंग्स, कैन लीड टू न्यूमोनिया। तो अगर डेंटल केरीज है और वो पूछ रहे हैं कि उसको न्यूमोनिया हुआ होगा, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, इट कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इट कैन बी एनारोब्स। अगर घर में बर्ड्स हैं, जैसे कि पैरट है, तो पैरट है, पिजन है, तो अगर घर में बर्ड से एक्सपोजर हुआ है, देन इट कैन बी क्लेमीडिया पिस्टेची। अगर पेशेंट हाइकिंग पे गया था और केव्स के अंदर गया था और वहां पे बैट से एक्सपोजर हुआ था, चमगादड़ से एक्सपोजर हुआ था, देन हिस्टोप्लाज्मा। अगर घर पे sheep, गॉट, कैटल्स ये सब है, देन इट इज कॉक्सेलिया ब्रूनेटी। अगर पेशेंट एक ऐसी कंपनी में काम करता है जिसके अंदर उस मतलब वो एसी को क्लीन करने वाली कंपनी में काम करता है, सेंट्रल एसी को क्लीन करते हैं, आपने देखा होगा कि सेंट्रल एसी जो होते हैं उनके जो डक्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनको साफ करने के लिए एक आदमी को अंदर जाना पड़ता है उस डक्ट के अंदर, वो पूरा डक्ट साफ करता है। मैं सेंट्रल एसी की बात कर रहा हूँ, ये स्प्लिट एसी की बात नहीं कर रहा। घर पे जो स्प्लिट एसी लगे हैं वो एक अलग चीज है। सेंट्रल एसी के जो वेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर घुस घुस के उसको साफ करना पड़ता है। तो जो लोग ये काम करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल एसी के वेंट के अंदर लीजियोनेला होता है, तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है। सो सेंट्रल एसी वर्कर्स में या फिर जो लॉन्ग क्रूज पे जाते हैं उनको लीजियोनेला का न्यूमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर पेशेंट को कोई स्ट्रक्चरल लंग डिजीज है, मतलब कि लंग्स का स्ट्रक्चर ही खराब है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, या फिर और भी कोई स्ट्रक्चरल लंग डिजीज, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, देन मोस्ट लाइकली इट इज सूडोमोनास। अगर वो बोल रहे हैं कि पेशेंट को साथ में हेमरेजिक मीडिया स्टेनाइटिस भी हो गया, न्यूमोनिया तो है ये, साथ में मीडिया स्टेनम में हेमरेज भी देखने को मिल रहा है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स बेसिलस एंथ्रेक्स। एचआईवी के पेशेंट में भी न्यूमोनिया बहुत कॉमन है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। तो ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन न्यूमोनिया आपको देखने को मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी के पेशेंट। The most common viral pneumonia that you will see in a patient of HIV, it is cytomegalovirus. Fungal pneumonia, pneumocystis zerovicci, which is also referred as pneumocystis carni. The most common bacterial pneumonia is streptococcus pneumoniae. Sometimes they can give you the CD4 count also. Normally तो हमारे अंदर तो CD4 काउंट होता है 800 से लेके 1000 तक। एचआईवी के पेशेंट में CD4 कम हो जाता है, तो वो कभी कभी आपको CD4 दे देते हैं कि CD4 इतना चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या होगा। तो अगर उन्होंने बोला है कि CD4 500 टू 200 के बीच में चल रहा है, देन इट कैन बी ट्यूबरकुलोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर CD4 काउंट 200 से 50 के बीच में आ जाता है, देन इट इज न्यूमोसिस्टिस जीरोविसाई। अगर 50 से भी कम हो जाता है तो माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, मैक। सो बेसिकली आपको वो अलग अलग ऐसे हिंट देते हैं एमसीक्यू के अंदर कि पेशेंट को ये वाला एक्सपोजर है तो मोस्ट लाइकली कौन सा न्यूमोनिया हो सकता है। तो हमें ये स्पेशल हिंट वाले पॉइंट पकड़ना आना चाहिए कि बेड से एक्सपोजर है तो क्या है, शिप और गॉड से एक्सपोजर है तो क्या है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस विच आई एम हाईलाइटिंग, birds, ship goat, and central AC. Here you can see this is the special oval eye appearance, oval eye nuclei. Oval eye appearance, it is seen with cytomegalovirus. साइटोमेगालोवायरस में ओवल आई अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब हमने एक बेसिक आइडिया बना लिया
कि न्यूमोनिया का क्लासिफिकेशन क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये सब क्या होता है, टिपिकल एटिपिकल क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज लोबार न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, इनको भी हमने क्लासिफाई किया। अब हमारा पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन चला जाता है सबसे कॉमन न्यूमोनिया पे, दैट इज लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया में अभी तक हमें ये पता है कि एक पूरा का पूरा जो लोब होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, पूरा पूरा ऐसा एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा। सो हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ लोबार न्यूमोनिया? लोबार न्यूमोनिया की देयर आर टोटल 4 स्टेजेस, 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले करते हैं बात स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या होगा कि मान लीजिए जैसे ही पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ, लेट्स से देयर वाज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पेशेंट के लंग्स के अंदर गया। जब भी कोई बैक्टीरिया लंग्स के अंदर आएगा तो उसको फाइट करने के लिए वहां पे न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, मैक्रोफेजेस पहुंचेंगे। तो यहाँ से हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर से यहाँ से इन्फ्लामेटरी सेल्स जाएंगे और इस माइक्रोब से लड़ाई करेंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेज हो गए, ये जाके इनसे लड़ाई करेंगे। और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो कुछ न्यूट्रोफिल्स मरेंगे, कुछ माइक्रोब्स मरेंगे। तो इन सब की वजह से यहाँ पे बहुत सारा एक्सुडेट जनरेट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल एंड बैक्टीरिया के आपस में लड़ाई होने की वजह से एक्सुडेट बनेगा। तो ये जो पहला फेज हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सुडेटिव फेज। हम लोबार न्यूमोनिया के फेजेस की बात करते हैं, सबसे पहले एक्सुडेटिव फेज आता है। जब ये एक्सुडेट बन जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सुडेट बन गया है, अब क्या होता है कि यहाँ जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर जो आरबीसीज हैं, ये आरबीसी माइग्रेट करके इसके अंदर आ जाती है, एक्सुडेट के अंदर। अगर आरबीसीज यहाँ पे आ जाएगी तो ये थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लंग का ग्रॉस स्पेसिफिकेशन निकाल के देखोगे ना, तो ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा लाल दिखेगा, रिलेटिवली रेड दिखेगा, क्योंकि आरबीसीज वहां पहुंच गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लंग की, नॉर्मल लंग की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, नॉर्मल लंग होता है स्पंज के जैसा, और लीवर जो होता है वो होता है पनीर के जैसा, हार्ड होता है। लीवर तो सॉलिड ऑर्गन है, और लंग जो है उसके अंदर तो एयर फिल्ड कैविटीज होती है, एल्वियोलाइज होते हैं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ना लंग का, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, यहाँ पे तो क्या हुआ कि एयर की जगह पे तो एक्सुडेट इकट्ठा हो गया, एयर तो हट गया वहां से, वहां पे क्या इकट्ठा हो गया, सब एक्सुडेट इकट्ठा हो गया है। अगर एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा तो ये वाला जो लंग है, यहाँ वाला जो लंग्स की कंसिस्टेंसी है वो लीवर जैसी हो जाएगी, एकदम सॉलिड ऑर्गन जैसा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हिपेटाइजेशन। तो स्टेज 2 हो जाएगा हिपेटाइजेशन। अब क्योंकि ये वाला जो एरिया है हिपेटाइज तो हो ही गया है, लीवर जैसा कंसिस्टेंसी में हो गया और रेड कलर का है, तो इसको हमने बोल दिया रेड हिपेटाइजेशन। सो द स्टेज नंबर 2 इज रेड हिपेटाइजेशन। अब धीरे धीरे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यहाँ पे जो आरबीसीज हैं वो धीरे धीरे रप्चर होने लग जाएगी, और जब ये आरबीसीज रप्चर होगी तो ये जो एक्सुडेट का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म हो गया और ये आरबीसीज की यहाँ पे डेथ होने लग जाएगी। तो अब लंग को अगर ग्रॉस स्पेसिमेन निकाल के आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होगा, अभी भी एक्सुडेट तो है, अभी भी ये सॉलिड ऑर्गन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन अब ग्रे कलर का हो गया। तो स्टेज 3 को हमने बोल दिया ग्रे हिपेटाइजेशन। और धीरे धीरे ये पेशेंट वापस से कंप्लीटली नॉर्मल फेज में पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। सो लोबार न्यूमोनिया की देर आर 4 स्टेजेस हो गई। सबसे पहले एक्सुडेटिव फेज, देन वी हैव द रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन, एंड लास्टली इज द रिजोल्यूशन। दीज आर द 4 phases: the exudative phase, red hepatization, gray hepatization, and resolution, right? Now coming to the clinical feature of lobar pneumonia. Lobar pneumonia is a typical pneumonia. इसमें पेशेंट को हाई ग्रेड ऑफ फीवर विद चिल्स आएगा। There is going to be cough with sputum, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ये सब देखने को मिलेगा। इस पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ होगा, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ होगा,
रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये सब बढ़े हुए मिलेंगे. सो दैट इज द टिपिकल लोबार्ड निमोनिया पिक्चर. पेशेंट बहुत तेज फीवर आ रहा है, कफ विद स्पूटम हो रहा है, एंड द पेशेंट इज लुकिंग वेरी टॉक्सिक, इज अनेबल टू ब्रीथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ा बहुत चेस्ट हैवीनेस भी फील होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा. जब ये पेशेंट आपके पास में आएगा, यू विल डू सर्टन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन टू असर्टन योर डायग्नोसिस. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे लोबार्ड निमोनिया हो रखा है, राइट साइड के लोअर लोब में कुछ इस तरीके से एक्सुडेट इकट्ठा हो गया. ये दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट लंग. तो दिस पेशेंट इज हैविंग राइट लोबार्ड निमोनिया. आप मेरे अंदर एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे दिस इज द राइट लोअर साइड, यहाँ पे निमोनिया का पैच बना हुआ है, लोबार्ड निमोनिया. अब होता क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर जब हवा अंदर जाती है तो लंग्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, फिर डिफ्लेट हो रहे हैं, तो देयर इज अ कंटिन्यूअस चेस्ट वॉल मूवमेंट इज हैपनिंग. अगर आप इस पेशेंट में चेस्ट वॉल का मूवमेंट देखोगे ना, तो राइट साइड के लोअर साइड में चेस्ट वॉल का मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहां हवा अंदर ही नहीं जा रही है, इन्फ्लेट ही नहीं हो रहा ना. लेफ्ट और राइट को कंपेयर कैसे करोगे? आप एक हाथ लेफ्ट में रख दिया, एक हाथ राइट में रख दिया, पेशेंट को बोला सांस लो और छोड़ो, तो आप आपका हाथ का मूवमेंट देखोगे तो यू विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड का मूवमेंट तो ठीक ठाक हो रहा है, राइट का मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इस साइड में लोबार्ड निमोनिया हो रखा है. सो चेस्ट एक्सपेंशन ऑन इफेक्टेड साइड इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस, कम होगा. देन और क्या क्या चेक कर सकते हैं? वी कैन चेक द वाइब्रेशन. वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फ्रेमिटस. सो वी कैन चेक द टेक्टाइल फ्रेमिटस, मतलब कि हम हमारे हाथ से वाइब्रेशंस चेक कर सकते हैं. देखिए कैसे. हम क्या करेंगे, हमारा एक हाथ इधर रख दिया, एक राइट साइड में, एक साइड लेफ्ट साइड में, कंपेयर करने के लिए कि कहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा फील होने. हमने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 11th-12th क्लास में कि जो साउंड होती है वो बहुत अच्छा कंडक्ट करती है सॉलिड मीडिया में कंपेयर टू एयर. तो होगा क्या कि ये पेशेंट जब भी कुछ भी बोलेगा, जो साउंड के वाइब्रेशंस होंगे, यहाँ पे मान लेते हैं लेरिंग्स है पेशेंट का, ये जब भी कुछ भी बोलेगा तो ये वाइब्रेशन यहाँ से होते हुए ये सॉलिड मीडिया से यहाँ तक आएंगे, चेस्ट वॉल तक, और इधर यहाँ पे आएंगे ऐसे एयर से होते हुए. सो जब आप कंपेयर करोगे ना राइट और लेफ्ट में, क्योंकि राइट साइड में तो सॉलिडिफिकेशन हो रखा है, तो यहाँ पे कंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा होगा. तो आप पेशेंट को बोलोगे दोनों हाथ यहाँ पे रख लिए कंपेयर करने के लिए, और आपने पेशेंट को बोला, आप बोलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. पेशेंट 1 2 3 1 2 3 बोलेगा और आप दोनों हाथ में वाइब्रेशन फील करेंगे. आप पाएंगे कि जिस साइड में इफेक्टेड साइड है ना, उस साइड में वाइब्रेशन ज्यादा फील हो रहा है. इसको हम बोलते हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस. फ्रेमिटस मींस वाइब्रेशन, और क्योंकि हाथ से आपने इसको चेक किया इसलिए बोल दिया टेक्टाइल फ्रेमिटस. सो टेक्टाइल फ्रेमिटस विल बी मोर ऑन इफेक्टेड साइड. देन कम्स द वोकल फ्रेमिटस. अब वोकल फ्रेमिटस में भी क्या है, वाइब्रेशन ही चेक कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम पेशेंट ऑस्कल्टेशन के थ्रू करेंगे. हम क्या करेंगे, हमारा स्टेथ रख के इधर उधर दोनों साइड में कंपेयर करेंगे. ऐसा नहीं खाली यही करते हैं, पहले ऊपर करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर यहाँ करते हैं. तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों साइड इक्वल होगा, यहाँ पे भी दोनों साइड इक्वल होगा, यहाँ पे अलग अलग आएगा, क्योंकि राइट लोअर में पेशेंट को निमोनिया हो रखा है फॉर एग्जाम्पल. तो जैसे ही आप आपका स्टेथ यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, और पेशेंट को कंटिन्यूसली बोलना है 1 2 3 1 2 3, उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया हमने कि जैसे ही मैं स्टेथ रखूँ आप बोलना 1 2 3. तो देखिए कैसे होगा. जैसे मान लीजिए आपने स्टेथ रखा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एक जैसा सुनाई दिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एक जैसा सुनाई दिया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा. डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रखा है ना, तो यहाँ पे साउंड अच्छा सुनाई देगा आपको. सो वोकल फ्रेमिटस विल बी मोर ऑन इफेक्टेड साइड. सो वोकल फ्रेमिटस और टेक्टाइल फ्रेमिटस में फर्क ये है कि चीज तो एक ही कर रहे हैं. एक बार स्टेथ से कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप से कर रहे हैं तो वोकल बोल दिया, और हाथ से किया तो टेक्टाइल बोल दिया. देन कम्स विस्परिंग पेक्टोरेली क्यू. हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अब हम वापस से ऑस्कल्टेट करने वाले हैं, लेकिन आपको विस्पर करना है, जोर से नहीं बोलना है. टेक्टाइल फेमिटस में तो पेशेंट जोर से बोल रहा था, अब हम पेशेंट को बोलेंगे यार आपको खाली विस्पर करना है, जैसे कि 99 99 99, कुछ इस तरीके से विस्पर करेगा. जब वो विस्पर करेगा तो हम दोनों साइड में ऑस्कल्टेट करके कंपेयर करेंगे, इसको बोलेंगे विस्परिंग पेक्टोरेली क्यू. और क्योंकि इधर तो साउंड बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहा है ना यार, तो यहाँ पे तो आपको विस्पर भी बहुत अच्छे से सुनाई देगा कंपेयर टू लेफ्ट साइड. So whispering pectorally Q will be present. This is called as whispering pectorally Q. इस पेशेंट के अंदर ट्रेकिया will remain in midline. ट्रेकिया will remain in midline. इन पेशेंट के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ईगोफोनी. ईगोफोनी क्या होता है, पेशेंट को हम बोलते हैं टू स्पीक ए. पेशेंट तो स्पीक बोलेगा ए, वो कंटिन्यूसली ए बोलता रहेगा, और आप आपका स्टेथ अलग अलग जगह रख रख के उसको सुनोगे. पेशेंट तो स्पीक तो करेगा ए, लेकिन जैसे ही आप इफेक्टेड साइड पे सुनोगे ना तो आपको सुनाई देगा ई.
आप आपका स्टेज से सुन रहे हो, आपने पहले यहाँ रखा, पेशेंट ने बोला ए, आपको ए ही सुनाई दिया यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे भी ए का ए सुनाई दिया, यहाँ पे भी ए। लेकिन जैसे ही आपने इफेक्टेड साइड पे रखा और उसने बोला ए, आपको सुनाई देगा ई। अगर पेशेंट बोल रहा है ए और आपको सुनाई दे रहा है ई, दिस इज कॉल्ड एज ईगोफोनी, कॉल्ड एज ईगोफोनी। तो लोबार न्यूमोनिया में हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फाइंडिंग देखने को मिलते हैं। टेक्टाइल फेमिटस, विस्परिंग पेक्टोरालिक्यू, वोकल फेमिटस, टेक्टाइल मतलब हाथ, then egophony, bronchophony, trachea remains in the midline. These are the various things that you will see. Even if you do the percussion, अगर आप percussion करोगे, you will have dull note. नॉर्मली तो हमारे यहाँ रेजोनेंट होता है लंग्स के अंदर, नॉर्मली रेजोनेंट होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मारोगे यू विल हैव द डल साउंड। ऑस्कल्टेशन के अंदर हमारे को क्रेपिटेशन भी सुनाई देंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर एक्सुडेट भरा हुआ है, मतलब एल्यूलाई के अंदर। जैसे ये पेशेंट सांस लेता है तो हवा अंदर जाएगी, and this air is going to meet with the fluid and is going to create the turbulence in the fluid. और मैंने आपको बोला था, कार्डियोलॉजी में सिखाया था कि जब भी एयर इज गोइंग टू मीट विद द फ्लूइड इन द लंग्स, फ्लूइड के अंदर टर्बुलेंस हो जाएगा और वो टर्बुलेंस जो होगा वो सुनाई देगा गुड़ 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 करके, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रेपिटेशन। इन पेशेंट का ब्रीथिंग साउंड भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए नॉर्मली कैसा ब्रीथिंग साउंड होता है, आपको जब सबसे पहले आपने स्टेथ यूज किया होगा, आपको जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो आप जब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो जनरली कोई आपको गिफ्ट करता है या आप खुद से भी खरीद लेते हैं स्टेथ। तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम खुद लगा के और खुद के हार्ट पे लगा के सुनते हैं। हार्ट का साउंड तो आपने सुना होगा, ढक 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 ढक। लेकिन अगर आप लंग्स के ऊपर ऑस्कल्टेट करोगे ना नॉर्मली, जैसे आपने मेरे ऊपर हेल्दी लंग के ऊपर रखा और आपने ऑस्कल्टेट किया, आपने मेरे को बोला लंबी लंबी सांस लेके छोड़ो जल्दी जल्दी, तो आपको इंस्पिरेशन में एक साउंड सुने देगा और एक्सपिरेशन में एक साउंड सुने देगा, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा हूं तो आपको साउंड सुनाई देगा, एल्वियोलाई इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहे हैं। इंस्पिरेशन जो होता है थोड़ा ज्यादा देर तक सुनाई देता है और फिर तुरंत एक्सपिरेशन चालू हो जाता है, और इन दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता साउंड। इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर ब्रीथिंग। और ये वेसिकुलर ब्रीथिंग जो होता है ये नॉर्मल है, तो आपके और मेरे अंदर तो वेसिकुलर ब्रीथिंग आएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को लोबार न्यूमोनिया है, मतलब कि कंसोलिडेशन हो रखा है, लंग जो है सॉलिडिफाई हो रखा है, एक्सुडेट भरा हुआ है, कंसोलिडेशन है, इसके अंदर जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो इंस्पिरेशन सुनाई दिया, फिर बीच में एक ब्रेक आएगा जहां पे कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सी द एक्सपिरेशन विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बराबर सुनाई देते हैं और ब्रेक आता है बीच में लोबार न्यूमोनिया में, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ब्रीथिंग। तो कैसे पता करना है कि ब्रोंकियल ब्रीथिंग आ रही है नहीं आ रही है? अगर वो बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साउंड के बीच में ब्रेक आ रहा है, बिफोर ब्रेक, बिफोर ब्रोंकियल ब्रीथिंग, ब्रोंकियल ब्रीथिंग में ब्रेक आता है, क्योंकि हम ब्रीथिंग के साउंड पढ़ रहे हैं। नॉर्मल तो होता है वेसिकुलर ब्रीथिंग, लोबार न्यूमोनिया में आएगा ब्रोंकियल ब्रीथिंग। यहीं पे हम एक और ब्रीथिंग साउंड सीख ही लेते हैं साथ में, जो हमें आगे टीबी के टाइम पे काम आएगा, जब हम टीबी पढ़ेंगे। अगर मान लो आपको इंस्पिरेशन सुनाई दे रहा है कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से एक्सपिरेशन सुनाई दे रहा है, और दोनों के बीच में ब्रेक आ रहा है, लेकिन ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ना, ये बहुत ही हार्श सुनाई दे रहा है, बहुत हार्श है, बहुत खराब है। वो इसलिए होता है कि कितनी बार लंग्स के अंदर कैविटी बन जाती है। अगर कैविटी बन जाती है तो यू आर गोइंग टू हैव अ हार्श ब्रोंकियल साउंड। हार्श ब्रोंकियल साउंड सुनाई देता है। दिस हार्श ब्रोंकियल साउंड, इट इज कॉल्ड एज कैवर्नस ब्रीथिंग। कैवर्नस ब्रीथिंग, और कैवर्नस ब्रीथिंग इट इज सीन इन लंग कैविटी। अगर लंग के अंदर कैविटी बन गया है तो यू विल हैव द कैवर्नस ब्रीथिंग, आल्सो कॉल्ड एज एम्फोरिक ब्रीथिंग। सो अभी के लिए तो इसका कुछ यूज नहीं है कैवर्नस का। कैवर्नस और ब्रोंकियल बहुत सिमिलर है, दोनों सेम है, केवल थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंस है, उसके अंदर हार्श है, इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट है। देखिए कैसे सुने देगी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की, इफ इट इज वर्केबल। देखिए पहले तो मैं आपको नॉर्मल सुनाता हूँ। नॉर्मल कैसा होता है, इंस्पिरेशन बड़ा होगा और एक्सपिरेशन छोटा होगा, और दोनों के बीच में कोई पोज नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से। इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, और दोनों के बीच में कोई पॉज नहीं है, दैट इज नॉर्मल। अब वापस से सुना रहा हूं, सुनिए।
दिस इज नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीथिंग. अब देखिए ब्रोंकियल, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक जैसा होगा, दोनों बराबर टाइम के लिए सुने देंगे और बीच में ब्रेक आएगा कुछ ऐसे. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बीच में ब्रेक आ रहा है. अब बात करता हूं मैं कैवर्नस. ये ब्रोंकियल जैसे ही होगा लेकिन थोड़ा हार्श होगा. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में ब्रेक आ रहा है एंड जो जो साउंड है ना वो थोड़ा सा हार्श हो गया. दैट इज द कैवर्नस ब्रीथिंग. सो अभी के लिए लोबार न्यूमोनिया में वी विल हैव द ब्रोंकियल ब्रीथिंग. अब पेशेंट हमारे पास में आ गया, अब हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना है, डायग्नोस करना है, तो आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो करोगे ही. रूटीन इन्वेस्टिगेशन मीन सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर, चेस्ट एक्सरे, ये सब तो करना ही करना है. लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है कि ईटियोलॉजी पता करना. और ईटियोलॉजी पता करने के लिए कि न्यूमोनिया क्यों हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है स्पूटम एग्जामिनेशन. अब स्पूटम में हमें क्या क्या कर सकते हैं. स्पूटम का एक तो कलर देखते हैं हम, अगर क्योंकि कलर से भी बहुत सारी बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ द कलर ऑफ द स्पूटम इज ग्रीन, तो ग्रीन कलर का स्पूटम हमें देखने को मिलता है सूडोमोनास के इन्फेक्शन में. अगर आपको रेड करंट जेली स्पूटम दिख रहा है, रेड करंट जेली जैसा स्पूटम दिख रहा है कुछ इस तरीके से, here you can see red currant jelly sputum. This is seen in Klebsiella. Then we have the rusty sputum. ब्राउनिश कलर का रस्टी स्पूटम कुछ इस तरीके से रस्टी स्पूटम. ये जो रस्टी स्पूटम होता है दिस इज सीन इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. सो कलर से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. दूसरा चीज जो हम कर सकते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन में, वी कैन गो फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग. मतलब कि हम एएफबी स्टेनिंग करेंगे. हम ये पता करने की कोशिश करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिड फास्ट है या नहीं है. कुछ ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसिड फास्ट होते हैं. और कैसे पता करते हैं, वी यूज जेडन स्टेन. हम स्पूटम को जेडन स्टेन से जेडन स्टेन करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि कौन सा कलर दिख रहा है. उससे पता लग जाता है कि एसिड फास्ट है या नहीं है. सो जेडन स्टेन करते हैं और अगर जेडन स्टेन पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि एएफबी पॉजिटिव आ रहा है, देयर आर ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एएफबी पॉजिटिव. द न्यूमोनिक इज निर्मल. आप माइक्रो में भी पढ़ेंगे इसको. देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एसिड फास्ट बेसिलाई, जिनके अंदर एसिड होता है. दैट इज नोकार्डिया, आइसोस्पोरा, रोडोकोकस, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम. ए से कुछ भी नहीं है, एल से लीजोनेला. सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एएफबी पॉजिटिव. अगर एएफबी पॉजिटिव आ रहा है तो इनमें से कुछ हो सकता है. बट जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी दैट इज स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी. ये डेफिनेटली हमको बता देगा कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है एंड दैट इज सेंसिटिव टू विच एंटीबायोटिक. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हेन इट कम्स टू द बैक्टीरियल न्यूमोनिया. सो आप स्पूटम में ये सब देखोगे, आप कलर देखोगे, यू विल डू the acid fast staining, you will do the sputum culture, but the most important for us is the sputum culture that will tell you the organism as well as the antibiotic which is sensitive to. अब वायरल न्यूमोनिया में तो हम कल्चर नहीं कर सकते. आप बताइए वायरल न्यूमोनिया को कैसे डायग्नोस करेंगे. वायरल न्यूमोनिया में तो कल्चर नहीं करते हैं, फिर क्या कर पाएंगे हम. पिछले लास्ट 3-4 साल से हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कोविड के अंदर हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं यार. कोविड इज अ वायरल न्यूमोनिया और उसको डायग्नोस करने के लिए हमने क्या यूज कर रहे थे, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे थे एंड दैट इज हाउ वी वर डिटेक्टिंग द वायरल न्यूमोनियाज, आरटीपीसीआर. अब न्यूमोनिया हमारे को कोविड के टाइम पे भी एक चैलेंज आ रहा था कि कौन से पेशेंट को एडमिट करना है, कौन से पेशेंट को एडमिट नहीं करना है. तो वी यूज सर्टन क्राइटेरियाज और सर्टन इंडेक्स टू डिफाइन दैट हाउ सीवियर इज द पेशेंट ऑफ न्यूमोनिया. एंड वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड फॉर द एडमिशन कि पेशेंट न्यूमोनिया के पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना है, तो हमें क्राइटेरिया यूज कर रहे थे दैट इज कर्व 65 क्राइटेरिया. कर्व 65 यूज कर रहे थे. कर्व 65 ये बताता है सबसे पहले हमें ये देखना है सी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन, कि पेशेंट जो है वो कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, ड्राउजी तो नहीं है, कॉन्शियस है या नहीं है. अगर वो पेशेंट कंफ्यूज है, ड्राउजी है, तो उसको इस चीज का 1 पॉइंट मिलेगा. सेकेंड चीज यू विल सी इज द यूरिया लेवल.
कि यूरिया के लेवल तो बढ़े हुए नहीं है। अगर यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, then it is one more point for this. Then is the respiratory rate. If the respiratory rate is more than 30 per minute, again 1 point for this. Then you will check the blood pressure. B stands for blood pressure. The blood pressure is less than 90/60, then again 1 point for this. Then you will see the age. The age is more than or equal to 65 years, then again 1 point for this. तो बेसिकली हम ये 5 पैरामीटर्स चेक करते हैं और इसको हम बोलते हैं कर्व क्राइटेरिया। तो आपको एमसीक्यू के अंदर वो ये इन्फॉर्मेशन लिख के देगा कि रेस्पिरेटरी रेट इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, एज इतनी है, और आपको कर्व कैलकुलेट करना है। और कर्व से हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को एडमिट करना है नहीं करना है। जो भी स्कोर आता है ना, उसको इस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। 0 to 1 आ रहा है तो एडमिट मत करो, दवाई देके घर भेज दो। अगर 2 to 3 आ रहा है तो उसको वार्ड में एडमिट कर लो, और 4 to 5 आ रहा है तो उसको आईसीयू में एडमिट कर लो। दिस इज हाउ वी डिफाइन द कर्व 65 क्राइटेरिया। अब इससे भी बेटर क्राइटेरियाज आ गए, लेकिन उसके अंदर क्या बहुत सारे पैरामीटर चेक करते हैं, तो हम उसको याद नहीं कर सकते। जैसे कि एक आया न्यूमोनिया सीवियरिटी इंडेक्स, PSI। Nowadays we are using PSI. Pneumonia severity index is used. अब ये तो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारा डेटा डालना पड़ता है। मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है PSI का, उसके अंदर वो क्वेश्चन पूछता रहता है, आप वो फीड करते रहते हो, लास्ट में वो कैलकुलेट करके दे देता है कि इसका स्कोर इतना है PSI का। तो वो तो हम याद नहीं रख सकते क्योंकि उसमें पैरामीटर ही बहुत ज्यादा है। लेकिन कर्व में तो क्या 5 ही पैरामीटर है, तो इसलिए वो जनरली कर्व को पूछते, PSI के तो पैरामीटर पूछे नहीं जा सकते। बट PSI is used and it is better than curve. It's better than curve 65. Now comes the treatment of pneumonia. न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये पास में जो लिखा हुआ है ना, ये इधर वाला पार्ट मल्टीपल माइलोमा, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। पहले हम ये न्यूमोनिया वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। अब मान लीजिए न्यूमोनिया को आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्लिनिकल फीचर से, इन्वेस्टिगेशन कर लिए, स्पूटम से कल्चर कर लिया, सब कर लिया, आपने कर्व कैलकुलेट कर लिया, उससे डिफाइन कर लिया एडमिट करना है नहीं करना है। अगर कर्व स्कोर आ रहा था 0 to 1 तो आपने डिसाइड किया OPD बेसिस पे रखेंगे, घर भेज देंगे। और अगर वो 2 से ज्यादा आ रहा था तो आपने कहा था उसको एडमिट करेंगे, IPD करेंगे। अगर पेशेंट को आप घर भेज रहे हो, न्यूमोनिया के पेशेंट को, तो आपको उसको एंटीबायोटिक देना है। आपको ये देखना है कि पेशेंट को साथ में और कोई डिजीज तो नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है। अगर साथ में कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, विदाउट एनी कोमोर्बिडिटी है, तो यू कैन जस्ट गिव वन एंटीबायोटिक सच एज अमोक्सिसिलिन। आप उसको प्लेन अमोक्सिसिलिन दे सकते हो। लेकिन साथ में मान लो उसको निमोनिया के साथ में डायबिटीज भी है या हाइपरटेंशन भी है, साथ में कुछ कोमोर्बिडिटी है, तो आप उसको 2 एंटीबायोटिक दे दो। यू विल गिव अमोक्सिसिलिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। यू विल गिव हिम 2 एंटीबायोटिक्स। अगर आप उस पेशेंट को एडमिट कर रहे हो, मतलब कि उसका कर्व जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है, अगर आप उसको वार्ड में एडमिट कर रहे हो, तो आप उसको एक इंजेक्टेबल दोगे सच एज सेफ्ट्राक्सोन। वार्ड में एडमिट कर रहे हो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं है, लेकिन एडमिट कर रहे हो तो इंजेक्टेबल दोगे ही दोगे। तो एक तो इंजेक्शन दे दिया और एक ड्रग दे देंगे सच एज एजिथ्रोमाइसिन, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन। अगर आप पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कर रहे हो तो पेशेंट ज्यादा सीरियस है। अगर आईसीयू में एडमिट कर रहे हो तो दोनों इंजेक्टेबल दे दो, इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राक्सोन प्लस इंजेक्शन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। ये वाला वापस से रिपीट हो गया, इसलिए यहां से इसको कट कर रहा हूं, आईसीयू एडमिटेड पेशेंट को। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को मर्सा का इन्फेक्शन है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस का इन्फेक्शन है, मर्सा है, तो फिर ये एंटीबायोटिक तो काम नहीं करेंगे। मर्सा में तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस है, देन यू नीड टू गिव द अल्टरनेट एंटीबायोटिक सच एज इंजेक्शन ऑफ वेंकोमाइसिन और इंजेक्शन ऑफ लाइनेजोलिड। वेंको और लाइनेजोलिड देंगे उस पेशेंट को अगर मर्सा आपको लग रहा है तो। So this is how we treat a patient of pneumonia. You have to see with comorbidity है, without comorbidity है, वार्ड में एडमिट कर रहे हो, आईसीयू में कर रहे हो, and based on that you will give the antibiotic. अब कुछ स्पेशल सिचुएशन है, जैसे कि
मान लीजिए उन्होंने बोला है कि एक पेशेंट है जिसको न्यूमोनिया के सिम्टम आ रहे हैं, कफ है, फीवर है, जनरलाइज बॉडी वीकनेस है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि पेशेंट का सोडियम भी कम हो रहा है और डायरिया हो गया है। अगर आपको किसी भी न्यूमोनिया के पेशेंट के अंदर उन्होंने बोला है सोडियम कम हो गया है और डायरिया हो रहा है, द डायग्नोसिस इज लीजियोनेला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूमोनिया के पेशेंट में उन्होंने बोला सोडियम कम हो गया, इट इज गोइंग टुवर्ड्स लीजियन। लीजियोनेला के ट्रीटमेंट में यू विल गिव एजिथ्रोमाइसिन। अगर वो बोल रहे हैं एटिपिकल न्यूमोनिया जैसे कि क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा, then you will give azithromycin. एक और स्पेशल सिचुएशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बीच में। अगर वो बोलते हैं एचआईवी का पेशेंट है और उसको साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ है, सो साइटोमेगालोवायरस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गया गेंसिक्लोविर। अगर वो बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस कार्नी का इन्फेक्शन हुआ है एचआईवी पेशेंट में, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज कोट्रीमोक्साजोल। राइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ न्यूमोनिया। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो मैंने आपको न्यूमोनिया का क्लासिफिकेशन समझाया बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स। ये ईटियोलॉजी कहाँ से आई है, उसके बेसिस पे 3 टाइप हो गए, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड। देन आई टोल्ड यू स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ है, लोबार इन्वॉल्व हुआ है, इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व हुआ है या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रोंकोन्यूमोनिया। सिम्टम्स एकदम से आए या धीरे धीरे आए, उसके बेसिस पे टिपिकल एटिपिकल। फिर हमने बात की स्पेशल सिचुएशंस की। दे आस्क दिस स्पेशल सिचुएशन कि पेशेंट के घर पे शिप है, कैटल से, तो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, बर्ड से एक्सपोजर है तो क्या हो सकता है। Then we have discussed about the 4 stages of lobar pneumonia: exudative phase, red hepatization, gray hepatization, and resolution. These various objective examination finding, the bronchial breathing, crepitations, these are the things going to be there. सबसे important investigation था हमारे लिए sputum culture sensitivity. Admit करना है नहीं करना है, that is decided by कर्ब 65 criteria. And जब हमने डिफाइन कर लिया कि एडमिट करना है, कहाँ पे करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक देंगे। अब यहाँ पे मैंने साथ में मल्टीपल माइलोमा यहाँ क्यों लिख रखा है? मल्टीपल माइलोमा इसलिए लिख रखा है, देखिए कर्ब 65 इज एडमिशन क्राइटेरिया फॉर न्यूमोनिया पेशेंट। इसी तरीके से मल्टीपल माइलोमा में भी इसी जैसा एक सिमिलर वर्ड आता है, कर्ब तो नहीं होता है, वहां पे होता है क्रैब। क्रैब क्रैब क्राइटेरिया जो होता है वो मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं। व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा? मल्टीपल माइलोमा में, मल्टीपल माइलोमा इज अ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। मल्टीपल माइलोमा से न्यूमोनिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। मल्टीपल माइलोमा इज अ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं। अगर प्लाज्मा सेल्स खराब होंगे तो एंटीबॉडी खराब बनेंगे, एंड मोस्टली जो खराब बनता है दैट इज आईजीजी। आईजीजी खराब बनता है। अब ये जो आईजीजी खराब बनता है, इट विल स्टार्ट कमिंग इन द यूरिन, और हमें पता है कि एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो बेसिकली प्रोटीन यूरिन में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया। बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया विल डैमेज द किडनी, किडनी खराब होने लग जाएगी। इनफैक्ट इनके अंदर बोन्स भी खराब होने लग जाते हैं। सो इन इस पेशेंट के अंदर वी आर गोइंग टू हैव बोन डैमेज। इस पेशेंट का ईएसआर बहुत ज्यादा मिलता है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है, एंड दिस एंटायर थिंग इज रेफर्ड एज मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा को डायग्नोज करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया जिसको बोला क्रैब क्राइटेरिया। क्रैब क्राइटेरिया, क्रैब कैसे काम करता है? सी स्टैंड्स फॉर हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा होगा इस पेशेंट में। आर स्टैंड्स फॉर रीनल डिसफंक्शन, मतलब कि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होगी। ए स्टैंड्स फॉर एनीमिया, एंड बी स्टैंड्स फॉर मल्टीपल बोन लीजन्स, दैट इज क्रैब। सो हाइपर कैल्सीमिया, रीनल डिसफंक्शन, एनीमिया, बोन लीजन्स। अगर आपको वो ये बोलते हैं कि एक ओल्ड एज पेशेंट है, 70-80 ईयर ओल्ड है, और उसका कैल्शियम बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको बोन में पेन होता रहता है, अलग अलग जगह पे डीप बोन पेन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है,
सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है, दे आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में अगर हम रेडियो का एक एमसीक्यू ऐड करें, अगर आप इसके अंदर स्कल एक्सरे करते हैं, आप बताइए क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको? क्रू कट अपीयरेंस आएगा या मल्टीपल पंच्ड आउट लाइटिक लीजन्स आएंगे? मल्टीपल माइलोमा के स्कल एक्सरे में क्या आएगा? पंच्ड आउट लाइटिक लीजन्स देखने को मिलेंगे। पंच्ड आउट लाइटिक लीजन्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में वी आर यूजिंग नाउअडेज बोटेजोमिब। बोटेजोमिब इज अ प्रोटियोसोमल एंजाइम इनहिबिटर। तो मल्टीपल माइलोमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसका न्यूमोनिया से कोई लेना देना नहीं था। केवल जो सिमिलरिटी थी ना यहाँ लिखने की, वो था ये कर्व और क्रैब का कंफ्यूजन दूर करना। कर्व 65 फॉर न्यूमोनिया, क्रैब क्राइटेरिया इज फॉर मल्टीपल माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा का एटलीस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही होनी चाहिए, राइट? लेट्स राइट डाउन द समरी ऑफ द pneumonia chapter. When it comes to the community acquired pneumonia, the most common cause is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. अगर वो बोल रहे हैं कि पेशेंट को ड्राई कफ है, फटीग है, लो ग्रेड ऑफ फीवर है, ये टिपिकल न्यूमोनिया, एटिपिकल है? ड्राई कफ, लो ग्रेड ऑफ फीवर, यस इट इज एटिपिकल न्यूमोनिया। एयर ब्रोंकोग्राम्स आर नॉट सीन इन स्टैफ ओरियस, क्योंकि स्टैफ ओरियस जो होता है वो ब्रोंको न्यूमोनिया कराता है, और एयर ब्रोंकोग्राम तो लोबार न्यूमोनिया में दिखते हैं। चिल आउट साइन, चिल आउट साइन मैंने बताया था ना, हार्ट बॉर्डर्स पता नहीं पड़ रहे। अगर राइट साइड का हार्ट बॉर्डर पता नहीं पड़ रहा है, दिस इज राइट मिडिल लोब न्यूमोनिया। और लेफ्ट में अगर नहीं पता लग रहा तो लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया। अगर घर पे बर्ड्स एक्सपोजर हुआ है और न्यूमोनिया हुआ है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्लेमिडिया पिस्टेची। अगर उन्होंने एचआईवी का पेशेंट बोला है, वो बोला CD4 काउंट लेस देन 50 है, देन इट कैन बी अ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन। न्यूमोनिया के साथ उन्होंने सोडियम की वैल्यू दी है, सोडियम कम हो गया है, डायरिया हो रहा है, देन इट इज लीजियोनेला। What is the admission criteria for pneumonia patient? Curve 65. What is the diagnostic criteria for multiple myeloma? CRAB. This already we have discussed. Pneumocystic zero विषय के लिए कोट्रीमोक्साजोल देंगे, CMV के लिए गेंसिक्लोविन, एंड मैक के लिए you will give azithromycin. Right. So this is all about pneumonia. Thank you.